हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम ने 8,792 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य को अपने हाथों से सजाना व संवारना है। हेमंत सरकार के नेतृत्व में नियुक्तियों का कारवां बढ़ चला है। शुक्रवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने 8,792 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, काराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा, जिला समादेष्टा, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पाद, दंत चिकित्सक, सहायक आचार्य और कीट पालक शामिल हैं। सीएम ने आज लगभग 9,000 को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। इस साल सरकारी पदों पर 16,000 की नियुक्ति हुई है। गैर सरकारी में 8,000 लोगों को रोजगार दिया गया। वर्ष 2020 से 2024 के कालखंड में 24 से 25,000 सरकारी नियुक्ति हुई। 28,000 की नियुक्ति गैर सरकारी प्रतिष्ठानों और कंपनियों में हुई। राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नए सौगात के साथ लोगों के बीच जाते हैं। सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि विपक्ष लगातार हमारी कार्यशैली पर सवाल करते थकता नहीं है। कोर्ट कचहरी में हमारे कार्यों को बाधित करता है। ऐसे कई गिरोह शामिल हैं जो नौजवानों के भविष्य के साथ कामों को बाधित करने में लगे रहते हैं। वर्तमान सरकार शिद्दत और पारदर्शिता के साथ नौजवानों के भविष्य को गढ़ने में लगी है। सीएम ने मंच से ही नवनियुक्त अभ्यर्थियों से पूछा कि क्या किसी की नियुक्ति पैसा पैरवी से हुई है। जवाब मिला नहीं। सीएम ने अभ्यर्थियों से कहा कि क्षमता और योग्यता के आधार पर आपको जगह मिली है। सरकार पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं सभी के प्रति संवेदनशील हैं। विपक्ष इसकी नियुक्ति को लेकर 50 सवाल खड़े करते हैं। पूरी ईमानदारी से सीजीएल की परीक्षा कराई गई, उसमें भी हम पाक साफ होंगे। सीएम ने कहा कि 50 लाख महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें महिला सम्मान योजना से जोड़ा। महिला सम्मान योजना का लाभ लेकर महिला पदाधिकारी भी बनी। नेक प्रयास का असर चौतरफा दिख रहा है। शिक्षक नियुक्ति में 40% महिलाओं को जगह मिली है। जेपीएससी में 30% महिलाओं की भागीदारी है। इस राज्य को अपने हाथों से सजाना व संवारना है। हमारे पूर्वजों और वीर सपूतों ने खून से सींचकर राज्य दिया है। पूरे राज्य की जिम्मेदारी सभी के कंधों पर है। आज जो पदाधिकारी चुने गए हैं वे जिस जिले में जाएं और इस संकल्प के साथ जाएं कि वहां उन्हें एक नौजवान को अपने जैसा बनाना है। सीएम हेमंत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव कर रहे हैं। 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 10 डिग्री कॉलेज, 8 नर्सिंग कॉलेज, 6 मेडिकल कॉलेज और 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं। काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। इस पर तेजी से कदम बढ़ाना होगा। ज्योतिबाई फूले को याद करते हुए सीएम ने कहा कि नेक इरादा हो तो हर कठिनाई और तूफान को पार कर सकते हैं। कई झंझावातों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी के लिए निकाला विज्ञापन, ऐसे करें आवेदन। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 यानी झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के तहत जिलावार अलग अलग कैटेगरी में कुल 3,451 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदनकर्ता को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 25 दिसंबर 2025 से और अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण के बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, जो सामान्य वर्ग के लिए 100 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आधा शुल्क है। आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। विस्तृत पात्रता मानदंड के अनुसार पदों के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव निर्धारित हैं, जो पद के अनुसार भिन्न हैं। योग्यता में शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा और संबंधित डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए शिक्षकों के लिए बीएड या विशेष शिक्षा की डिग्री जरूरी है। वहीं एग्जामिनेशन के लिए सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची और श्रेणी अनुसार आरक्षण के तहत किया जाएगा। आवेदन करना बेहद सरल है। उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना और फीस जमा करनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद फीस जमा करने या आवेदन फॉर्म में कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया के दौरान सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और समय पर आवेदन पूरी करें। इस भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और शर्तें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध हैं।
उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक दिशा निर्देशों और पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह अवसर झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी पाने का महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें। शराब घोटाले के 3 आरोपियों को बेल देने से एसीबी कोर्ट का इंकार। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी जेल में बंद महेश शीदगे, ठाकुर विक्रम सिंह और ठाकुर परेश सिंह को बेल देने से रांची एसीबी की विशेष कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपी विजन कंपनी और मार्शल कंपनी के अधिकारी हैं। एसीबी ने इनकी गिरफ्तारी मुंबई और गुजरात से की थी। मार्शल और विजन वही दोनों कंपनियां हैं जिनकी बैंक गारंटी फर्जी पाई गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला चर्चित हुआ था। अब तक इस केस में राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, झारखंड के आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश और प्रिज्म होलोग्राफी के डायरेक्टर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण सभी आरोपियों को लाभ मिला था और सभी आरोपियों को बेल मिल गई थी। एसीबी ने शराब घोटाला केस में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। रांची में जेवर की दुकान में चोरी, चौकीदार को बंधक बनाकर 10 किलो चांदी उड़ा ले गए चोर। राजधानी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में एक जेवर दुकान में बड़ी चोरी की वारदात। जेवर दुकान का ताला काटकर चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के बाजार टांड के समीप स्थित उत्तम ज्वेलर्स दुकान की चैनल और शटर का ताला काटकर अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया है। चोर जेवर दुकान से 10 किलो चांदी उड़ा ले गए हैं। साथ ही चोर दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इस संबंध में उत्तम ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि दुकान में 10 किलो चांदी के अलावा सोने के कई गहने मौजूद थे। हालांकि सोने के सभी गहने तिजोरी में बंद थे, इसलिए वो बच गए, लेकिन चोर 10 किलो चांदी अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। जेवर दुकान में चोरी करने वाले चोरों ने इलाके में गश्ती लगा रहे बहादुर को भी रस्सी से बांध दिया। बहादुर ने बताया कि दुकान में कुछ गतिविधि देखकर उन्होंने जोर से विसिल बजाना शुरू किया तो चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर को बांध दिया। सुबह जब कुछ ग्रामीण सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने बहादुर को बंधे हुए देखा और फिर उसे आजाद करवाया। इसके बाद ये जानकारी मिली कि जेवर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में बेड़ो के डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि उत्तम ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान के मालिक ने बताया है कि 10 किलो चांदी दुकान से चोरी हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है ताकि चोरों का कुछ सुराग हासिल हो सके। पुलिस को अंदेशा है कि चोरी की वारदात को राज्य के बाहर के अपराधियों ने अंजाम दिया है। पुलिस हाल के दिनों में झारखंड के दूसरे जिलों में इस तरह की हुई चोरी में शामिल गैंग की पहचान के लिए दूसरे जिलों की पुलिस के भी संपर्क में है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी। लिखित परीक्षा के लिए 1,48,054 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों के बेहोश होने और उनकी मौत के बाद सुर्खियों में आया झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी शारीरिक दक्षता परीक्षण में कुल 1,48,054 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसके अलावे 84 विद्यार्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 22 अगस्त से 20 सितंबर 2024 तक राज्य के 7 विभिन्न चयन परिषद केंद्र पर शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया था। इसके बाद आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पंजीयन संख्या को आयोग ने जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जारी पंजीयन संख्या को देख सकते हैं। आयोग के द्वारा इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आगामी 90 दिनों के अंदर आयोजित करने की घोषणा की गई है। साथ ही इस सूची के संबंध में अभ्यर्थियों से लिखित आवेदन 12 दिसंबर 2025 तक मांगे गए हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके उपरांत प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा। झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जून 2023 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 583 पदों में अनारक्षित के लिए 237 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद, अनुसूचित जाति से 57 पद, ओबीसी 1 के लिए 50 पद, ओबीसी 2 के लिए 32 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद शामिल हैं। इस नियुक्ति परीक्षा में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण शारीरिक दक्षता का है जो पूरी कर ली गई है, दूसरा चरण लिखित परीक्षा का है और तीसरा चरण मेडिकल टेस्ट का होगा। फिजिकल टेस्ट का कोई अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये क्वालिफाइंग है। वहीं लिखित परीक्षा में वैसे उम्मीदवार शामिल होंगे जो फिजिकल टेस्ट में पास किए हैं। लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। लिखित परीक्षा में 3 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 2 घंटे की होगी।
तीनों ही पेपर में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। तीनों पेपर में वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक उत्तर होंगे। पहला पेपर भाषा का होगा, जिसमें हिंदी से 80 प्रश्न और अंग्रेजी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इस परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक होना जरूरी है। दूसरा पेपर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का होगा। इस पेपर में पास करने के लिए 30% न्यूनतम अंक लाना होगा। तीसरा पेपर भी 120 प्रश्नों का होगा। इसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न होंगे। इस पेपर में भी पास करने के लिए 30% अंक जरूरी होगा। रांची के सदर अस्पताल में दिन दहाड़े चोरी, मरीज की पत्नी का पर्स लेकर फरार हुआ चोर। रांची के सदर अस्पताल में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक महिला अपने एडमिट पति के लिए दवाइयां लेने अस्पताल पहुंची थी। इसी दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद एक चोर महिला का पर्स चुराकर फरार हो गया। महिला ने बताया कि उनके पति पिछले 2 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं और परिवार में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है। ऐसे में पर्स चोरी होने से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद महिला बेहद परेशान है और रो रो कर बेहाल हो गई है। अस्पताल परिसर में हुई इस चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन को पेश होने का अंतिम मौका दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज ईडी के समन की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया। कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सारफक शर्मा की अदालत ने कहा कि कोर्ट हेमंत सोरेन को सशरीर अदालत में पेश होने के लिए एक और मौका देती है। वो 12 दिसंबर को अदालत में हाजिर हों। यहाँ मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने रांची के बड़गाई क्षेत्र की जमीन से जुड़े मामले वर्ष 2023 में कई समन जारी किया था। लगातार समन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं गए। 10वें समन के बाद मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार हुए। उसके बाद ईडी की टीम ने सीएम हाउस जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। समन की अवमानना को लेकर ईडी ने फरवरी 2023 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया था। इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 4 मार्च 2024 को आईपीसी की धारा 174 के तहत समन की अवमानना करने का संज्ञान लिया था। उसके बाद मामले को एमपी एमएलए कोर्ट को रेफर कर दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट चले गए। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पेशी से छूट का अंतरिम आदेश पारित कर दिया। लेकिन 25 नवंबर को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को दी अंतरिम राहत को वापस ले लिया। साथ ही मुख्यमंत्री को निचली अदालत एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने तथा ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया था। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई थी। मुख्यमंत्री को पेश होने का निर्देश था, लेकिन आज मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट, एक किशोरी की मौत, 2 गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को सारंडा के कोलबंगा गांव स्थित लेबरागड़ा जंगल में लड़की चुनने गए ग्रामीण आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो गए, जिसमें आईईडी की चपेट में आकर एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती की मौत हो गई। मृतका फूलो घनवार कोलबंगा गांव की रहने वाली है, जबकि गांव के ही सालिनी कंडूलना 30 वर्ष और बिरसी घनवार 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज मनोहरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायलों का प्राथमिक उपचार कर सीएचसी से रेफर करने की तैयारी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब कोलबंगा गांव के रहने वाले 15 से 20 ग्रामीण सूखी लकड़ी और पत्ता तोड़ने के लिए लेबरागढ़ा के जंगल में गए थे, जहां लकड़ी चुनने के दौरान दोपहर 2 बजे करीब तेज धमाके के साथ आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें लकड़ी और पत्ता चुन रहे कोलबंगा गांव निवासी 19 वर्षीय फूलो घनवार, सालिनी कंडूलना 30 वर्ष और बिरजी घनवार 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल मनोहरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में फूलो घनवार ने दम तोड़ दिया है। शराब घोटाले के 3 आरोपियों को बेल देने से एसीबी कोर्ट का इनकार। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले मामले में आरोपी जेल में बंद महेश सिडगे, ठाकुर विक्रम सिंह और ठाकुर परेश सिंह को बेल देने से रांची एसीबी की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपी विजन कंपनी और मार्शल कंपनी के अधिकारी हैं। एसीबी ने इनकी गिरफ्तारी मुंबई और गुजरात से की थी। मार्शल और विजन वही दोनों कंपनियां हैं जिनकी बैंक गारंटी फर्जी पाई गई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला चर्चित हुआ था। अब तक इस केस में राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, झारखंड के आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश और प्रिज्म होलोग्राफी के डायरेक्टर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण सभी आरोपियों को लाभ मिला था और सभी आरोपियों को बेल मिल गई थी। एसीबी ने शराब घोटाला केस में कांड संख्या 9/2025 दर्ज ई रिक्शा में घूम घूम कर बेच रहा था ब्राउन शुगर, पुलिस ने कारोबारी को धर दबोचा है।
शहरी क्षेत्र में ई रिक्शा से घूम घूम कर ब्राउन शुगर बेचने वाले एक कारोबारी को नगर थाने की पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक के निकट सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस पकड़े गए कारोबारी को अपने साथ नगर थाना ले गई, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जानकारी देते हुए नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ई रिक्शा में घूम घूम कर ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शंभू शरण दत्त के नेतृत्व में अभियान चलाया और ई रिक्शा से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद की। पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया और ई रिक्शा को जब्त कर थाना ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि इस कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं, यह पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और किसी भी नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। आरोपी नवयुवकों को नशे का आदी बनाने का काम करता था। उन्होंने बताया कि पूर्व में कई नशे के कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इधर पुलिस द्वारा ब्राउन शुगर के कारोबारी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर खासकर शहरी क्षेत्र के लोग पुलिस कार्रवाई की तारीफ करने के अलावा नशे के कारोबारियों पर पूरी तरह लगाम लगाने और युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने की बात कर रहे हैं। सिरमकोली फ्लाईओवर रैंप विवाद पर विराम। हाईकोर्ट ने गीताश्री और सरना समिति की याचिका की खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को सही करार दिया है। कोर्ट ने सरना स्थल और रैंप विवाद को लेकर पूर्व विधायक गीताश्री उरांव व सरना समिति द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरना स्थल और रैंप विवाद को लेकर दायर याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सिरमटोली फ्लाईओवर का 3 साल पूर्व 2022 में ही निर्माण प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस समय किसी भी संस्था या समिति ने इसका विरोध नहीं किया। फ्लाईओवर निर्माण पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब इस फ्लाईओवर के निर्माण पर करोड़ों की राशि खर्च हो चुकी है। फ्लाईओवर के रैंप से सरना स्थल को कोई क्षति नहीं पहुंची है। इसके अलावा सिरमटोली फ्लाईओवर बनने से लोगों को आने जाने में सहूलियत हो रही है। कांटाटोली से डोरंडा आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो रही है। प्रतिदिन हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। सरकार के तर्क से सहमत होते हुए कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल की कई ट्रेनों में लगेगा एडिशनल स्लीपर कोच। बढ़ती यात्रियों की भीड़ और प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल ने कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से एडिशनल स्लीपर कोच जोड़ने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को यात्रा में काफी राहत मिलेगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को भी आरामदायक यात्रा का मौका मिल सके। माता पिता का सिर से साया उठा। 22 साल की उम्र में सिविल सेवा परीक्षा क्रैक की। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अभ्यर्थियों को भी मंच से अपनी बात कहने का मौका मिला। जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षा में वित्त सेवा के लिए चयनित रूपम सोनाली ने अपने कड़े संघर्ष को मंच से बयान किया। कहा कि 11 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, 16 साल की उम्र में मां को खोया। मां को ब्लड कैंसर था। खूंटी की रहने वाली रूपम सोनाली ने कहा कि ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। मुखिया सम्मान योजना से आर्थिक सहायता मिली। 22 साल की उम्र में ही सिविल सेवा परीक्षा पास की। ये परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। जब जन्म लिया था तो इतनी खुशी नहीं थी क्योंकि हम 2 बहनें ही थीं। बिना किसी कोचिंग के पहले अटेम्प्ट में ही परीक्षा पास कर गए। गढ़वा के रहने वाले राहुल कुमार सिंह का चयन उत्तराखंड में जिला उद्यान पदाधिकारी के पद पर हुआ था, लेकिन उन्होंने मंच से कहा कि जन्मभूमि हमेशा पुकारती है। उन्होंने कहा कि 10वीं तक की पढ़ाई झारखंड में ही हुई। राहुल कुमार सिंह का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त खूंटी की विनीता कोंगाड़ी ने कहा कि मुझे कल्पना सोरेन से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया काबिले तारीफ है। पहले उन्हें सोशल मीडिया में देखती थी, आज सामने देखकर खुशी हो रही है। दंत चिकित्सक के पद पर नियुक्त डॉक्टर सरिता महतो ने कहा कि पहली अटेम्प्ट में ही परीक्षा पास किए। कल्पना सोरेन से हमें काफी प्रेरणा मिलती है। रांची जेएससीए स्टेडियम के आसपास अतिक्रमण हटाया गया। रांची नगर निगम ने आज जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम धुरवा के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ये कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई। अभियान के दौरान स्टेडियम के सभी संपर्क मार्गों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया गया। यहां बनी अवैध दुकानें, झोपड़ियां, कियोस्क और अस्थायी ढांचे हटाए गए। सड़क किनारे लगे ठेले, फूड स्टॉल और काउंटर भी जब्त किए गए। नगर निगम की टीम ने कुल 9 अस्थायी दुकानों को हटाकर पूरे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि स्टेडियम आने जाने वालों और आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। साथ ही चेतावनी दी गई कि आगे से कोई भी दोबारा अतिक्रमण ना करे। इसके लिए क्षेत्र में नियमित निगरानी और जरूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। अभियान में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, नगर प्रबंधक, जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम मौजूद रही।
कैंसर दवाइयों की मनमानी कीमत पर सीएम गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री को दिया त्वरित संज्ञान का निर्देश। कैंसर मरीजों पर दवाओं की भारी कीमत एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर की पोस्ट वायरल होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता दिखाया है। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सभी जिलों के उपायुक्तों को तत्काल संज्ञान लेने और इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अनुज कुमार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार कैंसर की कीमोथेरेपी में उपयोग होने वाली कई दवाइयों पर अत्यधिक मार्जिन वसूला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर पैक्सिल्टन नामक दवा रिटेलर को 600 रुपए में मिलती है, जबकि उसकी एमआरपी 12,000 रुपए तक रखी गई है। एक मरीज को कई बार 20 से 30 वायल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर का इलाज पहले से ही लंबी और महंगी प्रक्रिया है। ऐसे में 1900% तक का मार्जिन गरीब मरीजों के लिए भारी संकट खड़ा करता है। सस्पेंडेड आईएएस विनय चौबे की बेल पर अब सोमवार को सुनवाई। हजारीबाग में वन भूमि घोटाले के आरोप में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक प्रभियोजक की ओर से केस डायरी जमा करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सोमवार को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है। अब विनय चौबे की जमानत याचिका पर अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई होगी। दरअसल चर्चित शराब घोटाला और हजारीबाग में खास महल यानी सेवायत जमीन घोटाले मामले में आरोपी विनय चौबे को एसीबी ने 10 नवंबर को हजारीबाग में उनके कार्यकाल में हुए वन भूमि घोटाले में भी अभियुक्त बनाया है। एसीबी ने इस मामले की प्राथमिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले ही कर ली थी, जिसके बाद रांची एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है। इस केस में विनय चौबे की करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह समेत 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। सीएम हेमंत ने कहा, अबुआ सरकार का संकल्प बिना दौड़ भाग के हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अबुआ सरकार का संकल्प है बिना दौड़ भाग, बिना परेशानी हर नागरिक को उसका अधिकार सीधे हाथ में मिले। आपके हक और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आपकी सरकार निरंतर संवेदनशीलता और समर्पण के साथ कार्य कर रही है। झारखंड के रजत वर्ष के अवसर पर आयोजित सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 21 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य में किया गया, ताकि आपके अधिकार और योजनाओं का लाभ सीधे आपके गांव और आपके द्वार तक पहुंच सके। इस अवधि में लगे शिविरों में जाति, निवासी, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, भूमि मापी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई सेवाओं के लाखों आवेदनों का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया। सीएम ने कहा कि आज झारखंड की अबुआ सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस 1 वर्ष में आपकी उम्मीदों और वादों को पूरा करने हेतु सरकार ने लगातार समर्पित भाव से काम किया है। राज्य की जनता के भरोसे पर खरा उतरने और झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए आपकी सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। राज्य की हर बहन के सशक्तिकरण के लिए सम्मान राशि हर माह सीधे उनके खातों में बिना रुके भेजी जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और रोजगार को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। झारखंड में अब तक 1,78,000 आवास स्वीकृत, 1,33,000 घरों का निर्माण पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण में राज्य सरकार तेजी से काम आगे बढ़ा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अब तक 1,78,300 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,33,390 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। बाकी आवास विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं, जबकि 2,838 आवासों पर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य को कोर 5 में लंबित आवासों को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों में कंप्लीशन रेट अभी भी 70% से कम है, जिसे सुधारने के लिए राज्य सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। निर्देश में कहा गया है कि फाउंडेशन लेवल, लिंटल लेवल और रूफ लेवल तक रुके हुए आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निकायों को चरणबद्ध तरीके से निर्माण प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है, ताकि कोर 6 में प्रस्ताव भेजने से पहले सभी अधूरे आवासों को पूरा किया जा सके। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 10 वार्डों में लगे शिविर, 539 आवेदन मिले। रांची नगर निगम ने सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आज 28 नवंबर 2025 को शहर के 10 वार्डों में शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी गई और कई आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया गया। प्रशासक सुशांत गौरव ने डुरांडा स्टोर वार्ड 48 में लगे शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का समय पर समाधान किया जाए। निगम सेवाओं से जुड़े करीब 2,700 से अधिक आवेदन मिले। 2,000 से ज्यादा लोगों ने जानकारी और पूछताछ की। 1,200 से अधिक नागरिकों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। वहीं रांची नगर निगम ने शहरवासियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया।
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रामीण क्षेत्र में भवन स्वीकृति पर जेआरडीए आरआरडीए की अनुमति आवश्यक नहीं, पंचायत को मान्यता। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पंचायती राज अधिनियम और झारखंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जेआरडीए आरआरडीए अधिनियम के बीच लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्राधिकार के विवाद को स्पष्ट करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम प्रभावी होगा और यदि जेआरडीए अधिनियम की कोई धारा पंचायतों की शक्तियों से टकराती है तो वह उस सीमा तक निहित रूप से निरस्त मानी जाएगी। ये फैसला उस मामले से जुड़ा है जिसमें रांची के नामकुमंचल स्थित सिद्रोल गांव के किसानों ने जमीन खरीदकर पंचायत से विधिवत भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी। कई वर्षों बाद रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू की और जेआरडीए की धारा 30 के तहत पूर्व अनुमति न लेने के आधार पर भवनों को अवैध बताते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इस कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता कुमार हर्ष ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं को सिर्फ राज्य की योजनाओं को लागू करने वाली इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हें लोकल विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली स्वतंत्र तीसरे स्तर की सरकार माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में ग्रामीण आवास की अवधारणा में भवन मानचित्र स्वीकृति और भवन निर्माण की अनुमति देने का अधिकार भी निहित है। वहीं जेआरडीए अधिनियम की धारा 30 सभी तरह के भूमि विकास के लिए प्राधिकरण से अनुमति अनिवार्य करती है। यही टकराव दोनों कानूनों के बीच असंगति पैदा करता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही कार्य के लिए दो समानांतर प्राधिकार नहीं हो सकते। इसलिए पंचायती राज अधिनियम के लागू रहने की स्थिति में जेआरडीए की असंगत धाराएं विशेष रूप से धारा 30 पंचायत क्षेत्रों में स्वतः प्रभावी मानी जाएंगी। इसके आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया कि सिद्रोल गांव जैसे पंचायत क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार आरआरडीए के पास नहीं है और जेआरडीए की धारा 30 के तहत अलग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाए गए भवनों को अवैध नहीं ठहरा जा सकता। 4 पहिया वाहन की चोरी कर लगा देता था ठिकाना। बिहार के वैशाली से संचालित था गिरोह। गिरिडीह जिला की पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में शामिल 5 लोगों को जिले के बेंगाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के वैशाली जिले के हरिलोचनपुर थाना से अमित कुमार, मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गुरुशरण उर्फ मुन्ना, गिरिडीह मुफस्सिल थाना के सिरसिया गांव से संदीप कुमार सिन्हा, वैशाली के बलीगांव थाना क्षेत्र से सुभाष कुमार सिंह और महुआ थाना क्षेत्र से राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गिरोह के पास से चोरी में इस्तेमाल करने वाले औजार और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। यह सफलता एसपी डॉक्टर विमल कुमार द्वारा गठित स्पेशल टीम को मिली है। बेंगाबाद थाने में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने बताया कि बेंगाबाद निवासी रीना देवी पति सुनील कुमार के घर के सामने दरवाजे के पास खड़ी स्कॉर्पियो की चोरी हो गई थी। इसे लेकर बेंगाबाद थाना कांड संख्या 177/25 दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन के लिए एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह सदर जितवाहन उरांव के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सहयोग सूचना इकट्ठा कर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इंस्पेक्टर ममता ने बताया कि गिरफ्तार गिरोह के पास से स्कॉर्पियो को जब्त कर बेंगाबाद थाना लाया गया है। साथ ही एक संदिग्ध द्वारा स्कॉर्पियो वाहन को वैशाली के महुआ थाना को सुपुर्द किया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि वाहन की जांच पड़ताल की जा रही है। इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने बताया कि वैशाली के अभियुक्त सुभाष कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। वह चोरी किए गए वाहनों की पंजीयन संख्या, इंजन संख्या, चेसिस संख्या में छेड़छाड़ कर गांजा शराब की तस्करी और अन्य अवैध कार्य में लगाता था। इस गिरोह में शामिल अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन को नागपुर तक बढ़ाने की मांग, सौंपा गया विस्तृत ज्ञापन। दक्षिण पूर्व रेलवे के ZRUCC सदस्य अरुण जोशी ने हटिया दुर्ग स्पेशल एक्सप्रेस को नागपुर तक बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। नागपुर प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में एक विस्तृत मांग पत्र सौंपकर ट्रेन हटिया दुर्ग स्पेशल एक्सप्रेस को इतिवारी अजनी नागपुर तक विस्तारित करने की मांग की। अरुण जोशी ने बताया कि यह ट्रेन फिलहाल झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच एक अहम कड़ी है, लेकिन यदि इसे नागपुर तक बढ़ाया जाए तो यह झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागपुर एवं विदर्भ के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस रूट पर छात्रों, व्यापारियों, उद्योगों और आम लोगों का लगातार आवागमन बढ़ रहा है, लेकिन सीधी ट्रेन सुविधा न होने से यात्रियों को कई बार ट्रेन बदलने की परेशानी उठानी पड़ती है। अरुण जोशी ने मंत्री कार्यालय से आग्रह किया कि इस मांग को जनता के हित से जोड़कर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय मिलेगा।
गुमला व रामगढ़ में टीबी नियंत्रण कार्यों का मूल्यांकन, केंद्र ने दिए अहम निर्देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की 12 सदस्यीय टीम ने 25 से 27 नवंबर तक गुमला व रामगढ़ जिलों में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा की। टीम का नेतृत्व डॉक्टर भवानी सिंह कुशवाहा ने किया। टीम ने दोनों जिलों में चल रहे पोषण योजना, सखी मित्र अभियान, प्रिजेम्प्टिव टीबी एग्जामिनेशन और टीबी नोटिफिकेशन जैसे कार्यों की सराहना की। जिलों के अधिकारियों ने टीम के समक्ष टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। टीम ने सभी जिलों में वल्नरेबल समूहों की स्क्रीनिंग तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने टीबी उन्मूलन कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाने पर बल दिया। केंद्रीय टीम के सुझावों को लागू करने के लिए राज्य क्षय पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में सभी पंचायतों में टीबी फॉर्म का गठन किया जाएगा और उच्च जोखिम वाले मरीजों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर उमाशंकर, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, डॉक्टर सुमित कुमार सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित थे। झारखंड में शीतलहर पड़ा नरम, न्यूनतम पारा चढ़ने से ठंड से मिली राहत। इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के पश्चिमी और मध्य भागों में शीतलहर में थोड़ी नरमी आई है। इसकी वजह से हाड़ कंपाने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। इसकी वजह उत्तर और उत्तर पूर्व से आ रही हवाओं का रुख, क्योंकि 29 नवंबर तक उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज हुई थी। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तापमान में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। इस दौरान सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के होने और दिन में आंशिक बादल छाने की संभावना बनी रहेगी। मौसम में अगला परिवर्तन 3 दिसंबर से देखने को मिल सकता है। संकल्प पत्र के इंतजार में है विभाग। बिचौलिए सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं धान। खूंटी जिले में इस वर्ष धान का बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक धान खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से किसान बहुत परेशानी में हैं। मजबूरी में किसान अपनी मेहनत से उपजे धान को बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। बिचौलिए किसानों को मात्र 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान कर रहे हैं, जबकि पिछले साल लैम्प्स के माध्यम से किसानों को बोनस सहित 2400 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिला था। इस वर्ष खरीद केंद्रों के नहीं खुलने से किसानों में निराशा है और बिचौलियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ना संकल्प जारी हुआ है और ना ही धान खरीद की दर घोषित की गई है। ऐसे में किसान असमंजस की स्थिति में हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले सरकारी स्तर पर धान की खरीद शुरू होने की संभावना कम ही है। हालांकि जिला आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले वर्ष जिन लैम्प्सों में धान खरीद हुई थी, विभाग उसका ऑडिट करा रहा है। इससे संकेत मिल रहा है कि विभाग जल्द ही खरीद केंद्र खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पिछले वर्ष जिले के 15 लैम्प्सों में धान क्रय केंद्र खोले गए थे, जहां 863 किसानों से 44,772 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इसके बावजूद इस वर्ष अब तक क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान मायूस हैं और आर्थिक दबाव में कम दाम पर फसल बेचने को विवश हो रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उरांव ने बताया कि सरकार द्वारा संकल्प जारी होते ही लैम्प्सों के माध्यम से धान खरीद शुरू कर दी जाएगी। संभावित तौर पर 15 दिसंबर से धान क्रय प्रारंभ होने की उम्मीद है। इस बार एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है, जबकि पहले 2 किस्तों में भुगतान होता था। भीम उरांव ने किसानों से अपील की है कि वे थोड़ा इंतजार करें और औने पौने दाम पर धान बेचने से बचें। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रिया जारी है। सूर्य हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार से अदालत नाराज। भाजपा सहित अन्य दलों की टिकट से चुनाव लड़ चुके सूर्य हंसदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ता कुमार हर्ष ने प्रार्थी की ओर से सुनवाई की। सूर्य हंसदा की मां नीलमुनी मुर्मू और पत्नी सुशीला मुर्मू ने एनकाउंटर
इंस्पेक्टर को फर्जी बताते हुए मान लिया कि सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और इसी के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। गौरतलब है कि गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस एनकाउंटर में सूर्य हंसदा मारा गया था। साहिबगंज मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाने में सूर्य हंसदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में शामिल रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने वाली महिला की मौत, 2 नवजात बच्चों की हालत नाजुक। सिमडेगा निवासी 30 वर्षीय अरुणिमा बा का शुक्रवार सुबह 5 बजे रिम्स रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। अरुणिमा ने 23 नवंबर 2025 को ऑपरेशन के जरिए 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था। प्रसव के बाद से ही उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। अरुणिमा बा मूल रूप से सिमडेगा जिले के रेंगारिहा थाना क्षेत्र के पाइकपारा डलिया टोली की निवासी थी। वर्तमान में वो अपने पति गुलशन बा के साथ सिमडेगा जिले के ही ठेठई टांगर के ताराबोगा गिरजा टोली में रहती थी। मृतका अरुणिमा बा के 2 नवजात बच्चे रांची के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके 3 नवजात बेटों में से 2 की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज वर्तमान में रांची के कठल मोड़ स्थित एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। अरुणिमा बा आर्थिक तंगी और राशन कार्ड में नाम न होने की समस्या से जूझ रही थी। परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। राशन कार्ड में नाम न होने से सरकारी सहायता प्राप्त करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पति गुलशन बा इस पत्नी के शव को रांची से अपने पैतृक गांव लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परिवार ने स्थानीय प्रशासन और समाज सेवियों से इस मुश्किल समय में मदद की गुहार लगाई है, जिससे कि शव को सम्मानजनक तरीके से गांव लाया जा सके और नवजात बच्चों का उचित इलाज सुनिश्चित हो सके। अरुणिमा के परिवार वालों ने स्थानीय प्रशासन और दाताओं से अनुरोध किया है कि आर्थिक सहायता के लिए आगे आएं। फिलहाल विशेष रूप से शव वाहन की व्यवस्था और दोनों बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के लिए तत्काल मदद की आवश्यकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।